नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत के रूप में मल्टी टैलेंटेड पेशे से शिक्षक श्री अखिलेश जैन जी मौजूद हैं। इनकी खासियत ये है कि ये जिले की आदिवासी प्रतिभाओं को मंच देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा गाए गए गीतों के एल्बम भी बना रहे हैं, जो कि धूम मचाने का काम कर रहे हैं और उनकी व्यूवरशिप लगातार बढ़ते जा रही है। बैतुल वाणी में ऐसी शख्सियत के साथ आज हमें बातचीत करने का अवसर मिला है। इसके लिए हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में अखिलेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत जी, है। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। जैसा कि हमने कहा कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, तो इसके विषय में अपन बाद में बात करेंगे। पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप संगीत में लंबा समय आपका बीत गया है। तो आपने संगीत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी? कौन-सी डिग्री करी? किस कॉलेज से करी? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। क्या बात है। मेरी संगीत की जो शुरुआत हुई है, सबसे पहले शिक्षक विजय पवार सर थे, जो कि लीलावती दुबे में थे। उसके बाद में मैं रेखा पटवर्धन दीदी से भी मैंने काफ़ी शिक्षा ग्रहण की है और आदरणीय श्री प्रदीप पौंडरिक सर है। लेकिन जो फ़िल्मी गीत में जो मुझे एक कीबोर्ड पे जो सबसे अच्छी शिक्षा जो दी है, वो आदरणीय के चौबे सर ने दी है। साथ ही बालाघाट में इरशाद वारसी सर है, खैरागढ़ के इरशाद वारसी सर है, राजेंद्र सर है, इन लोगों से भी शिक्षा मिली है। तो और बाकी जो शिक्षा है वो यूट्यूब से तो मिलती ही रहती है कि जो ज्ञान हमें है, टीवी पर कोई कार्यक्रम क्लासिकल वाला चलता है तो उसको देख कर के भी काफ़ी हमने शिक्षा ग्रहण की। आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? प्रेरणा स्रोत मतलब ये सबसे पहले तो मेरे जो पापा थे हारमोनियम प्ले करते थे। जी। तो जब भी मेरी संगीत में कुछ आगे बढ़ने की रुचि रही, तो उन्होंने मुझे कभी पीछे नहीं खींचा, उन्होंने कहा कि हाँ, चलो करने दो बच्चा कर रहा है। तो पापा से आपको प्रेरणा मिली, ये अपन कह सकते हैं। बिल्कुल। तो पापा जब हारमोनियम बजाते थे, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गीत भी गुनगुनाते होंगे या गाते होंगे। हाँ, तो उनका कोई फ़ेवरेट गाना जो आपको बहुत पसंद आता हो? वो मराठी गीत था, पहा कर्माची गती कशी झाली, हे देवाची लीला आहे सारी, नको ठेवू तू अभिमान अंतरी, जीवन आहे दुपारची सावली। मेरे को मराठी बहुत अच्छे से तो नहीं आता है, ये गा के बता लेकिन सकते हो क्या इसको? हाँ, मैं दूसरा गाना जो उनका हाँ। पापा का जो हमेशा गाते थे वो मुझे याद है कि गहरी गहरी नदियां नाव बीच धारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। गहरी गहरी नदियां नाव बीच धारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। ये बहुत ही था। अच्छा। आप जैसे संगीत के टीचर भी हैं, हमने प्रेरणा स्रोत की भी बात कर ली, जी, आपने कहाँ से सीखा इसकी भी बात कर ली। आपने ये नहीं बताया कौन से कॉलेज से आपने डिग्री करी है, कहाँ से? जी, मेरा बी म्यूजिक है खैरागढ़ से, खरगढ़ इंदिरा से। कला विश्वविद्यालय खैरागढ़, और और साथ में कला रत्न की उपाधि मैंने हासिल की है हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी कोलकाता से। तो ये दोनों डिग्रियों के बाद में फिर मैंने अपने सीखने का जो क्रम है, अभी सीखने का क्रम तो जारी है, लेकिन फिर डिग्री कमाने का क्रम छोड़ दिया। छोड़ दिया। प्रैक्टिकल पे अब पूरा अब फ़ोकस है प्रैक्टिकल पे आप फोकस कर लिया। पूरा फ़ोकस है। आपने अभी तक के कितने बच्चों को संगीत की शिक्षा देने का काम कर चुके हैं आप? स्कूल में था, जब मैं स्कूल शिक्षक था सतपुड़ा वैली में, तब तो काफ़ी बच्चों को मैंने मतलब टीच किया, जितने भी ऊपरी जितने भी क्लास में रहते थे, उन सभी बच्चों को सिखाना होता था। लेकिन जो व्यक्तिगत मैंने कुछ बच्चों को सिखाया जिन्होंने कि नाम रोशन किया है, आज जैसे रीना शाह है, तो ये अभी मुंबई में साउंड डिजाइनिंग का कोर्स कर मतलब कोर्स नहीं, इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्टली ये वहाँ पे वर्क कर रही है। एक गहराइयाँ मूवी जो आई थी हमारी, हाँ डूबे, उस मूवी पे साउंड डिजाइनिंग का काम रीना शाह ने किया बैतूल का, जो कि बैतूल के लिए बड़े गर्व की बात है। ऐसे बच्चे जो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं, अभी आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे कि कई बच्चों के एल्बम बैतूल के उनके निकल रहे हैं। तो बस ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम बच्चे कर रहे हैं। मतलब आपके पढ़ाए बच्चे आज अच्छे मुकाम पे पहुँच गए हैं और नाम रोशन कर रहे हैं, जी। है ना? आदिवासी लोकगीत को लेके आपने बहुत काम किया है, आदिवासी लोग क्या-क्या काम किया इसके बारे में कुछ बताइए ना? क्योंकि लंबे समय से आप जुड़े हो आदिवासी संस्कृति जी, से जी। भी और लोकगीत से भी। मैं इसके पहले से आपको ले चलता हूँ जो शुरुआत यहाँ की इसकी जैसे हुई है। हुआ क्या है कि
सबसे पहले हमारे बीच में राजेश भैया सरेआम, मनोज लोखंडे और हम 3 लोगों ने मिल कर के एक आदिवासी फ़ोक स्टूडियो की स्थापना की और पहला गीत हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, जिसमें हमारा साथ दिया दिलीप पंदराम जी ने और वहाँ से ये क्रम चलता रहा। ममता उइके जितने भी हम लोग आज सिंगर देखते हैं, तो वो धीरे-धीरे आने लगे और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर एक माहौल सा बन पड़ा, गोंडी गीतों का। और गोंडी गीत आज आप भी जो देखते कि जो कोई भी उत्सव रहा, तो वहाँ पर गोंडी गीतों के ऊपर ही लोग आज थिरक रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कल्चरल माहौल गोंडी का बैतूल में डेवलप हो गया गीतों के माध्यम से। ये मुझे अच्छा लगा, जो पहले नहीं था। जो पहले बिल्कुल नहीं था। पहले गोंडी गीत गाने के लिए मैंने ऐसे प्रोफेशनल कलाकारों को देखा है कि वो अगर मैं उन्हें कहूँ कि यार ये गोंडी गीत आपको गाना है, तो वो थोड़ा-सा पीछे हटते थे। लेकिन आज स्टूडियो में कंडीशन ये है कि आज अच्छे ब्रांडेड सिंगर जो बैतूल के हैं, वो बोलते हैं कि यार हमें गोंडी गीत में गाने का मौका दीजिए और हम उन्हें नहीं दे पाते। उसका रीज़न ये है कि एक आवाज़ जो नेचुरल टोन चाहिए गोंडी गीत में सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल टोन चाहिए वो नेचुरल टोन उन्हीं लोगों के पास मौजूद है। दूसरे के पास में नहीं। हाँ, यानी मैं भी अगर गाने की कोशिश करूँ कि मैं गोंडी गीत गाऊँ अच्छे से, हाँ। तो मेरे पास वो टोन नहीं है जो उनके पास में है, वो मिट्टी की सुगंध, उसकी बात ही अलग है। अखिलेश जी, अभी तक आप कितने एल्बम बना चुके हैं? अभी तक लगभग 1600 से 1700 गीत अभी तक बने हुए हैं, आदिवासी वाले। आदिवासी वाले। और अदर जो सॉन्ग है भजन-वजन ये सब मिला कर के भी कुछ लगभग 1000 गीत हो गए ना, कुल मिला के 2500-2600 गीतों का इनमें सिलसिला। जो सबसे हिट रहे 2-4 उनके कुछ अगर आप बताएँ या गा के बताएँ या जैसे भी बताना चाहें आप? जी, बिल्कुल। आदिवासी गीत तो मेरे ख्याल में सभी लोग जानते हैं, ले जाऊँ होशंगाबाद, चिचोली जोड़ पर आ जाना, काली काली मुर्गी सफेद अंडा। ये तो आप ही ने गाया था, जी, जी। है ना? काली काली ये मुर्गी तो गा मैंने के गाया बताइए आप, है ना? हाँ। हाँ। हे काली काली मुर्गी सफेद अंडा, काली काली मुर्गी सफेद अंडा, मुरी गली में आ जाओ लगाऊं डंडा, मुरी गली में आ जाओ लगाऊं डंडा। इसको कहते हैं छोके। तो राजेश भैया और मैंने इसको गाया है। इसमें इतना प्यारा उन लोगों का जवाब आता था कि बोले यार अखिलेश भाई ये और शोका गाओ। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? बोले मतलब कुछ नहीं बस आप गाइए। गाइए। तो उसमें एक लाइन थी मेरी, अरे नदी की झिरिया में ठंडा पानी, नदी की झिरिया में ठंडा पानी, मेरे दिल में समा जा बना दुरानी, मेरे दिल में समा जा बना दुरानी। बहुत ही मजेदार गीत था, यार गा के बहुत मजा आया। हाँ, आपने गाया, आपने खुद ही गाया था जी। ये वाला गीत। आपने बहुत सारी फ़िल्मों में भी वो किया है, एडिटिंग करी है या जो भी काम किया है आपने काफ़ी किया है। अपने बैतूल में ही फ़िल्में बनी हैं, कौन-कौन सी फ़िल्में बनी? बैतूल में तो एक पानी की कहानी बनी थी मूवी, हुँ, जो सूर्या त्रिवेदी और आप भी थे कुछ कलाकार हमारे बैतूल के स्थानीय कलाकार थे उसमें। हुँ। तो वो एक उसमें एक साउंड डबिंग की थी, एक बीमा क्रांति मूवी थी। तो ये पहली बार ऐसा मौका था जो मेरा पूरी मूवी में बैकग्राउंड और जो फॉली साउंड जो रहता है, हुँ, हुँ। वो करने का पहली बार मौका मिला, अनुभव मिला, अच्छा लगा, काम किया। बाद में और प्रोजेक्ट आते रहे, हुँ। मगर मैं गीतों में ऐसा उलझ गया कि मैं उनको फिर उन्हें मैंने नकार दिया कि एक चीज़ करेंगे, अच्छी करेंगे। आपने स्वच्छता को लेके भी बहुत सारे जिलों के लिए गीत गाए हैं, जी, है ना? हाँ। तो कौन-कौन से गीत गाए हैं स्वच्छता को लेके उनके बारे में कुछ बताइए और हो सके तो गा के भी बताइए? तो जैसे गंज बासौदा, बैरसिया, सांची, विदिशा, देवास इन क्षेत्रों के लिए मैंने गीत बनाए लगभग-लगभग 20 से 25 लगभग जिले हैं जिनके लिए हम लोग कंटिन्यू वर्क करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो एक हमको सबसे प्यारा है गंज सौदा, साफ स्वच्छ और न्यारा है गंज सौदा, सुबह शाम या दोपहर स्वच्छता हो हर पहर, हर गली अब स्वच्छ है अपना नगर। ये गीत मेरे साथ में एक सिंगर थी साक्षी गढ़वाल और मैं, हम दोनों ने ही लगभग-लगभग इस पूरे गीतों को हम लोगों ने गाया। आपके साथ जिन्होंने काम किया आदिवासी गायक में, जी, आज जो बहुत बड़े मुकाम पे पहुँच गए हैं, ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में अगर बताना चाहें आप तो? आप देखिए पिछले 3 साल में हमारे जो आदिवासी जो गायक थे,
उनमें खुद में खुद एक डेवलपमेंट हुआ, उनकी आय बढ़ी, आय का स्रोत बढ़ा, उन्होंने एक अच्छा नाम कमाया है। उसमें सबसे पहले हमारे बीच में शिवम, काजल, ममता, आरती और ज्योति उइके, ज्योति कौड़े और हमारे तिलक भैया जिन्होंने चने की पत्ती चने में रह गई ये गाना गाया। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जितने गीत पहले 48 से 49 लगभग मिलियन, अभी मेरे ख्याल में सबसे टॉप गाना उतना ही पहुंचा है। और कौन सा धिकड़ी ता झिला, और एक गाना है सांगो इमा पसंद बातों नहीं, चिचोली जोड़ पर आ जाना। तो ये गीत सबसे तेज गति से गीत जो उभर के आया वो चने की पत्ती चने में रह गई। ना ये ना अखिलेश जी। वो मेरे, चूंकि मुझे गुंडी नहीं आती, कोई लेकिन बात जो नहीं। तिलक भैया ने जो गाया था जो हाँ, गाना, हाँ। तो आप सब समझ जाएंगे मैं कौन सा गीत गाना चाह रहा हूँ। अरे चने की पत्ती चने में रह गई, साजन चली ससुराल रे, आधी जवानी मैके में ढल गई, बुढ़ी चली ससुराल रे। ये गीत का ओरिजिनल गायक है तिलक भैया। मैं तो चूंकि रिकॉर्डिस्ट हूँ तो मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो जितना मुझे याद है मैंने उतना ही पब्लिक को सुनाया है। हाँ। ये गीत उन्होंने गाया और बहुत जल्दी वायरल हुआ है। अलग बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि संगीत में करियर बनाने के बारे में, कि हम चाहते हैं कि हमारा भी आने वाले समय में नाम हो। तो ऐसे जो बच्चे हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्या है इसमें आगे भविष्य संगीत की दिशा में अगर कोई करियर बनाना चाहे तो? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जब मार्केट में था तो मुझे लोग बोलते थे कि यार म्यूजिक से करियर नहीं बनाया जा सकता। फ्रेंड्स के बीच में बोले यार कुछ जॉब करना है आपको। मैं बोला भाई जॉब तो करना है, लेकिन जब मन ही नहीं था पढ़ने का, कहीं भी कोई प्रोग्राम चल रहा तो बस कान सुनते थे कि यार यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, तो चाहे वो रात का 12-1 कितनी टाइम हो रहा है, हम लोग बकायदा बिस्तर से उठ करके वो प्रोग्राम सुने जाते, कहीं चल रहा है वहां दूर से खड़े होकर के प्रोग्राम सुनते थे। तो अब ये करते करते जब उसको प्रोफेशनल बना दिया अपना, तो आज समझ में आता है कि जो एक आईआईटीएन या एक इंजीनियर का पैसा बहुत पढ़े लिखने के बाद में कमाता है, संगीतकार आराम से बैठ के कमा सकता है। और इसमें कोई एफर्ट भी लगाना है, आपका इंटरेस्ट भी, आप इंटरेस्ट वाला काम करें तो आप बोर भी नहीं होंगे, थकेंगे भी नहीं। तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आपके बच्चे, जो भी आज की युवा पीढ़ी जो संगीत में अपना नाम आगे करना चाहती है, तो देखिए 1000 में से एक किसी को संगीत मिलता है। आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी संगीत सीख नहीं सकते। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए जिसमें टैलेंट है उसे निश्चित ही आगे बढ़ना चाहिए और डंके की चोट पे आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहूँगा। अखिलेश जी, आपकी रिकॉर्डिंग भी बहुत पॉपुलर है। तो बैतूल जिले के अलावा अन्य जिले के लोग भी आपके पास आते हैं या अन्य प्रदेश के भी लोग आते हैं? इसके बारे में कुछ बताइए ना, जी हाँ। कि क्यों, मतलब पॉपुलर होने के पीछे क्या कारण है आप? क्या क्वालिटी देते हैं आप उसको? एक आउटपुट होता है जी। कि आपका आउटपुट किस स्तर का जा रहा है। दूसरी बात, आपका संगीत का सामंजस्य कैसा है। आज एक सब्जेक्ट होता है कि आपको कोई माइक्रोफोन पर कोई गीत बनाना है, आपको कोई कपड़ों पर गीत बनाना है, तो हम में वो एबिलिटी होना चाहिए कि एक तो वैसी रचना हो और उसी के आधार पर हम लोग गीत कन्वर्ट कर दें। उसके बाद में दूसरा होता है कि मूड, कि यार हैप्पी मोमेंट का गाना बनाना है, सैड मोमेंट का बनाना है, रोमांटिक बनाना है, देशभक्ति बनाना है तो देशभक्ति में भी ऊर्जावान बनाना है, या कोई शहीद जब शहीद हो गया तब बनाना है। तो सबका म्यूजिक अलग अलग होता है। जब उस म्यूजिक को आप समझने लगते हैं कि हाँ यार ये इसमें ऐसा संगीत देना है, इस प्रकार संगीत देना है, और वही संगीत सामने वाले के माइंड को अगर भा जाए, इसका मतलब आप संगीतकार हैं। क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है, जब कोई व्यक्ति आता है तो हमें ये पता होना चाहिए संगीतकार को कि वो चाहता क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका संगीत देना होता है। तो संगीतकार है, तो कोई मतलब की बात नहीं। इसके अलावा अब बाहर के लोग जो आते हैं रिकॉर्डिंग वाले, आप जैसे मेरे पास में यहाँ बैतूल तो है, मुल्ताई, होशंगाबाद, आमला, इधर छिंदवाड़ा का लगभग 70% मैक्सिमम लोग वहाँ के सिंगर मेरे पास आते हैं। इधर जबलपुर, लखनादौन, भोपाल, इंदौर और इटारसी होशंगाबाद और ये कोल्हापुर महाराष्ट्र का, मुंबई के प्रबुद्ध जाधव भी है। तो ये कंटिन्यू सिंगर जो हमारे पास में जो आ रहे हैं नागपुर, तो एक ट्रस्ट बनाना पहली बात तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर लेना, एक बार कोई आपके पास आया और उसने रिकॉर्डिंग कर लिया और उसके बाद नहीं आया तो फिर उनका नाम मैंने नहीं गिनाया, ऐसे लोगों का नहीं गिनाया। जो एक बार आया और चले गए वो उस जगह का नाम नहीं गिनाया। जो कंटिन्यू हमारे पास में आ रहा है उनका गिना रहा हूँ। तो इनका विश्वास
जीत करके जब हम काम करते हैं तो लगता है कि हाँ, बैतूल में भी अब कुछ हो रहा है तो लोग इस ट्रस्ट इस विश्वास से बैतूल में आते हैं और उनका विश्वास हम कोशिश करते हैं कि उस पे हम कायम उतरें। जैसे मेरा प्रश्न अगला ये है, जैसे कोई संगीत आपने रिकॉर्ड किया, जैसे अपन अभी माइक पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हुँ, ऐसा कोई संगीत रिकॉर्ड हो। फिर उसमें जो ये डांस का जो डलता है खेत का, बाड़ी का, पहाड़ का, जंगल का, नदियों का, इसको फिर कैसा मतलब वो मैनेज करते हो आप उसको जब वो एडिटिंग वगैरह जो भी आप करते होंगे उसको, हाँ। तो वो अलग होता है, ये अलग होता है कि वहाँ पर ये बजाते हैं, फिर वो डांस करते हैं, फिर उनको आप मिलाते हो, मतलब ये क्या प्रोसेस हाँ, रहती है? प्रोसीजर ये रहता है कि पहले जिसका जो कोई गीत लेकर के आया तो बोलता है कि भैया हम लोगों का यहाँ पर बैलगाड़ी वाला सीन है, हुँ, तो वहाँ बैलगाड़ी करना पड़ता है। कोई बोलता है कि भैया हमारा गाड़ी वाला सीन है, हुँ, हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि गाड़ी का इफ़ेक्ट डालें, हॉर्न डालें। हुँ, कोई बोलता है भैया साइकिल वाला सीन है तो हम साइकिल। एक बार तो बहुत मज़ा आया था, हुँ, किसी ने बोला कि भैया मुझे बर्ड्स का साउंड चाहिए, बर्ड्स का साउंड मेरे कीबोर्ड में उस समय हाँ था जी, नहीं, हाँ, तो मैंने बहुत सोचा कि यार आवाज़ कैसे करूँ? तो मैंने अपने माइक्रोफ़ोन को हुँ, छत पे ले गया हुँ, और मैंने बस खुले में लेके मॉर्निंग टाइम में 5 हुँ, बजे, हुँ, मैंने कहा जितने बर्ड्स की आवाज़ है आज पूरी रिकॉर्ड कर लेता हूँ हुँ, और यही आवाज़ डालूँगा मैं कल। हुँ, हुँ, तो ऐसे करके जिसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो साउंड रिकॉर्ड करके वो देना पड़ता है और मज़ा तभी आता है जब आप मैकेनिकल यूज़ ना करते हुए हुँ, आप अपना खुद नेचुरल। का करेंगे। अभी आप देखे होंगे जैसे एआई हुँ, एआई एक सॉन्ग तैयार कर देता है। हुँ, तो एआई सॉन्ग तैयार करता है तो एआई में और एक ह्यूमन में क्या अंतर है? ये वही अंतर है एक रोबोट में और एक इंसान में। हुँ, हुँ, निश्चित ही रोबोट हमसे ज़्यादा वर्क कर सकता है मगर जो फीलिंग्स जो इंसान दे सकता है वो हुँ, मशीन तो नहीं दे सकती। इमोशंस नहीं दे वो सकते। इमोशन मशीन नहीं दे इसके बारे में एक बहुत बड़ी रिसर्च भी हुई है। हाँ, एक महिला थी, उसको एआई से प्यार हो गया हाँ, और वो 17-17, 18-18 घंटे वो एआई से बात करती हुँ, और एआई उसका जवाब भी देता था। हाँ, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब उस महिला से पूछा गया कि भाई क्या कारण है जिसके साथ आप इतना समय बिता रहे थे, उससे अचानक ब्रेकअप होने का क्या कारण है? तो उस महिला का जो जवाब था, हाँ, इतना बढ़िया था। वो अपनी जगह ठीक है बोले आई, लेकिन उसमें इमोशंस नहीं है वाह! बोले, बिल्कुल, भावनाएँ नहीं है बोले, वो हुँ, सिर्फ़ एक मशीन है और भावनाएँ जो है, वो चलते-फिरते और जीवित इंसान में ही होती क्या बात! है। तो एआई ठीक है, अपनी जगह ठीक है, वो बहुत सारी क्वालिटी है उसमें, लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि उसमें इमोशंस नहीं है, तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। अखिलेश जी, आपने बहुत सुंदर क्लासिकल गीत गाए। वर्तमान परिवेश में क्लासिकल बिरला संगीत हो गया। क्योंकि आज किसी भी युवा को देखें तो क्लासिकल की तरफ मुझे ऐसा लगता है उसका रुझान नहीं है। लेकिन आप चूँकि संगीत से जुड़े हुए तो आप मानते हो कि बिना क्लासिकल के संगीत अधूरा माना जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो संगीत की जो जड़ है, मूल की आपको अगर उसको जानना है कि संगीत वास्तविकता में है क्या? अगर आप जानकर वो चीज़ करना चाहते हैं, मतलब आप संगीत सीखना चाहते हैं और इसका एक सीधी-सी बात है कि अगर हमें संगीत में आगे बढ़ना है, कि संगीत में उतार-चढ़ाव, गमक, कण, खटके, ताल, ये क्या है? ये सब चीज़ जानने के लिए तो क्लासिकल सीखना ज़रूरी है। लेकिन जब हम कोई गीत गाते हैं, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आप परफ़ॉर्म क्या कर रहे हैं? अगर आप लोक संगीत कर रहे हैं, तो लोक संगीत होता है भाव प्रधान और शास्त्रीय संगीत होता है स्वर प्रधान। जैसे एक गीत आपको याद होगा, दिल के अर मासूम बह गए, ये सलमा आगा जी ने गाया, पाकिस्तानी। है ना? ऐसे ही यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना हमारे लता दीदी मंगेशकर जी ने गाया। अब दोनों ही सिंगर एक क्लासिकल है, एक नॉन क्लासिकल है। मगर आप भाव देखिए, तो भाव के आधार पर गीतों का बँटवारा होता है। जो गीत जैसे गा पाते हैं, जैसे आप मुकेश जी, किशोर दा रफ़ी साहब, मन्ना डे जी, इनको इनकी कैटेगरी के आधार पर गीत डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यानी जो गीत आपने किशोर जी से सुना है, वो गीत आप किसी अन्यत्र गायक से सुनोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। हुँ, जो मुकेश जी ने जो गाया है, वो कोई अन्य गायक गाया तो उसमें मज़े नहीं आएगा। हुँ, तो गीत का डिस्ट्रीब्यूशन उसी आधार पर होता है कि यार ये कौन गा पाएगा। हुँ, यानी फ़िल्मी गीत जो है, वो भाव प्रधान है और जो क्लासिकल है, वो स्वर प्रधान है। तो यही कहूँगा कि आज की पीढ़ी को कि जो संगीत सीखना चाहते हैं, तो अगर आप उसे उसकी जानकारी के लिए कि भाई
व्यक्ति चाह क्या रहा है, लोक संगीत और भाव संगीत और स्वर को देखते हुए, तो आपको एक क्लासिकल सीखना तो चाहिए। जैसे अपन थोड़ी देर पहले इमोशंस की बात कर रहे थे, हुँ। तो क्लासिकल संगीत में भी तो इमोशंस रहते हैं, नहीं रहते? कि सिर्फ़ स्वर रहते हैं उसमें? क्लासिकल संगीत में इमोशन रहते हैं, रहते हैं। बिल्कुल इमोशन प्रधान है आज। क्योंकि जब हम उनकी एक्टिविटी देखते हैं, हाँ, हाँ। तो उनके हाथों का लिप का, हुँ। आँखों का, शरीर की बॉडी का पूरा एक अंग-अंग मतलब थिरकता है बिल्कुल, उनका, बिल्कुल, बिल्कुल, जब अपन बिल्कुल, सही देखते बोला हैं आपने। उसको हाँ, क्लासिकल को। हाँ। आज का जो संगीत है, हुँ। आज जब हम इसको सुनते हैं, तो गायक की आवाज़ कम आती है और इतने ज़बरदस्त तरीके से इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। और आप देखिए वर्तमान में गाने की लाइफ़ बमुश्किल 3 महीने है या पिक्चर देख के आने के बाद व्यक्ति को गुनगुनाने की याद भी नहीं रहती है कि कौन-सा गाना मैंने गाया था। इसको आप क्या मानते हैं? हाँ, ये है संगीत का आधुनिकीकरण। पहले जो गीत बनते थे, तो पहले किसी की आवाज़ को ट्यून करने के लिए दी चेंजर या पिचर या ऑटो ट्यून जैसे कोई सॉफ्टवेयर पहले नहीं थे। नहीं थे, हाँ। आज कंडीशन ये है कि मैं किसी भी व्यक्ति को सिंगर बना सकता हूँ, हमारे पास तो सॉफ्टवेयर मशीनों के अवेलेबल है, माध्यम से। मशीनों के माध्यम हुँ, से। तो पहले क्या था, पहले वो जो रिदमिस्ट थे, अगर मान लो ढोलक रिकॉर्ड करना है तो 5 ढोलक वाले बैठे हैं, 5 तबले वाले बैठे हैं और एक बड़ा-सा ऑर्केस्ट्रा रहता था, वायलिन का ग्रुप रहता था, तब जाके ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड होता था हुँ, और तब भी इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट्स नहीं थे। हुँ, और आज क्या हुआ है, आज हमारे पास में इक्विपमेंट ऐसे आ गए कि आप सिर्फ़ 1 ढोलक वाला प्ले कर रहा है, उसी में ऐसा लगे कि यहाँ पे कम से कम 8-10 ढोलक वाले आके बैठे हुए हैं। तो आज के समय में जो संगीत चल रहा है, तो आज के समय के संगीत में मैकेनिकल उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, मैकेनिकल ज़्यादा हो गया। हर एक सिंगर आज का ऑटो ट्यून में गाता है। आज हम श्रेया घोषाल जी, अरिजीत सिंह साहब या जितने भी लोग जो सिंगर आज के आ रहे हैं और वो अच्छा लगता भी है क्योंकि 100% कोई भी सिंगर गा नहीं पाता। पहले के जो गाने थे, वो मौलिक थे, जैसा गाना वो सिंगर ने गाया बस वैसे ही रिकॉर्ड होता था, उससे कुछ ज़्यादा छेड़खानी संभव उस समय में नहीं थी। तो उस समय इस वजह से जो गायक कलाकार थे कह लो या वादक थे, ये बहुत मेहनत किया करते थे। उनका रियाज़ इतना हो जाता था कि उनको किसी पिच ट्यून की, वेव ट्यून की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आज के संगीत में हो गया है। लेकिन अब रिदम की बात करें हम लोग, तो आपने देखा होगा कि जो डीजे बजता है, तो मैं एज़ अ म्यूज़िशियन हूँ तो मैं मानता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक है। क्योंकि जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो तब चीज़ उनको वो अपने हिसाब से व्यक्ति चूज़ कर लेता है। डांस की ज़रूरत है तो आज वो डीजे में हेवी बीट जिसमें बहुत अच्छा उसका पंच हो उस बीट का, तो वो यूज़ किए वाले सॉन्ग को वो लगा देता है और अपना डांस कर लेगा। कोई सैड मोमेंट में तो अपना पुराना गीत लेकर के आदमी सुनता है उसको सैड। तो व्यक्ति की आवश्यकताओं के आधार पर संगीत भी बदलता चला जा रहा है। जैसे मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ संगीत पे। बाबुल की दुआएँ लेती जा जा तुझको तुझे संसार नंबर 1 कसमें वादे प्यार वफ़ा दूसरा गाना। तीसरा गाना हम बात करें तो नई नई हम आपके हैं कौन पिक्चर है ना? तेवर की बारात लेके नदियों के पार के कौन दिशा में लेके चला रे बस। वाह! इनके बोल जो हुआ करते थे, मैं म्यूजिशियन को आज एक तरफ रख रहा हूँ। हुँ, मैं सिर्फ बोलों की बात कर रहा हूँ जो लिखते थे राइटर। आजकल तो ऐसे लिखने वाले, ऐसे गाने देखने और सुनने को ही नहीं मिल पा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हो? इसका इंस्ट्रूमेंट से कोई लेना-देना नहीं है अभी, अपन राइटर की बात कर रहे हैं, है ना? तो क्योंकि आप म्यूजिशियन हो, इसलिए आप बेहतर तरीके से जवाब दे दोगे। हाँ, हाँ, इसके हाँ। पीछे क्या कमी मानते हैं? मैं इस मामले में एक बात मानता हूँ कि ये स हमारे दृष्टिकोण का फ़र्क है। जब रफ़ी साहब का जब दौर था, उस समय में सुरैया जी के गीत जो चलते थे, लोग बोलते थे कि यार संगीत कितना बदल गया है, आज वो आजकल वैसे गीत नहीं है। जब रफ़ी साहब का दौर गया तो अभी हम लोग ये उदित नारायण कुमार सानू के दौर में आते तो तब हम सोचते थे कि यार वो रफ़ी साहब वाला दौर कितना अच्छा था, ये दौर नहीं है। और अब क्योंकि अब ये नए बच्चों का दौर है, तो हम सोचते हैं कि यार वो वाले गीत क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि व्यक्ति को हमेशा अपना पास्ट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप यकीन मानिए आने वाला भविष्य भी बहुत खूबसूरत है। जैसे हमारा भूतकाल खूबसूरत था, वैसे ही आने वाला भविष्य भी खूबसूरत है और संगीत आने वाले समय में निश्चित ही ग्रोथ करेगा और क्योंकि मैंने फिर से कहा कि
संगीत का स्वरूप हमेशा बदलता जाता है, वो आगे बदलता जाएगा और नहीं, मेरा प्रश्न फिर वहीं की वहीं है हाँ, अखिलेश जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो गाने के बोल हुआ करते थे, जिनको आदमी आज तक गुनगुना रहा है, आज जो फ़िल्में आ रही हैं, जो गीत गा रहे हैं, इनके गाने कौन गुनगुना रहा है? इनके बोल याद रखने लायक है ही नहीं। हाँ, हाँ, उसका ये इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? हाँ, मैं ये इसका जानना एक कारण ये है, अब एक ये जो पहले की जो रचना आती थी, वो लोक आधारित तर्ज हुआ करती। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, चलत मुसाफिर मोहली रे पिंजरा वाली पिंजरे मैना, है वाली ना? मैना, हाँ। अब अभी के जो गीत है, अभी के गीत अगर आपने देखेंगे कि जो फ़िल्मी गीतों पर आधारित मतलब जो अभी नए पाश्चात्य संस्कृति पर आधारित ले रहे, तो वो गीत ज़्यादा हिट नहीं हो रहे हैं। हुँ, लेकिन जो आज भी लोक तर्ज पर जो आधारित रचना है, हुँ, वो हिट हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि हम रामायण जो पहले चलती थी, तो रामायण की तर्ज पे अभी बाद में जितने भी फ़िल्मी गीत बने, हुँ, वो बराबर चल रहा है, वो हिट है अभी भी। हुँ, हुँ, क्योंकि वो जो धुन है वाली जो धुन है, वो जो रचना है लिखी वाली, तो उसपे धुन अगर आप लोक संगीत वाली लेंगे, हुँ, तो वो रचनाएँ चलेगी। अगर आपने अभी वर्तमान में जो सुरों को इधर-उधर छेड़-छाड़ के अपना गीत बना लेते हैं, हुँ, तो वो रचनाएँ कुछ दिन तक ठीक है। जैसे एक अ, हमने देखा है, पहले सोनू निगम जी का गीत आता था, अब मुझे रात दिन, तो वो एक दलित अब मुझे ये है ना, फिर अदनान सामी चैन मुझे अब आए ना, इसके बाद में एक और गीत आया ना पाकिस्तानी सिंगर था आतिफ असलम, बाखुदा तुम ही हो। तो जैसे ये सिंगर थे ना, इनका टेक्सचर लोग लेते चले गए। बाद में अरिजीत सिंह आया, अरिजीत ने वो हम तेरे बिन, अब तो ये लोगों ने क्या वो टोन वो टेक्सचर उनका कैच कर लिया कि हाँ मुझे ऐसे गाना है। लेकिन मौलिक गायकी जो है, वो मौलिक गायकी कोई सीखना नहीं चाहता, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि आप जो कह रहे हैं, हुँ, तो टेक्सचर लोग ग्राइंड कर रहे हैं, मूल चीज़ ग्राइंड नहीं कर और वैसे लिखा भी नहीं रहे गाने आजकल। रहे। जैसे पहले जैसे हुआ करते थे, हार्ट टचिंग जिनको बोला जाता था, जी, वो बिल्कुल सही बात। आजकल देखने को भी नहीं मिल रहा और सुनने को भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल, आप ये मानते हैं, बिल्कुल, है बिल्कुल ना? मान इसीलिए शायद संगीत का बदलता स्वरूप है, न्यू पीढ़ी के हिसाब से है, तो उसी हिसाब से वो डेवलप भी होते आ रहा है। अखिलेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने कीमती समय दिया, आपने पूरी बात रखी संगीत को जी। लेकर, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।